बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सदीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान हाशमी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? सर गॉड इज वेरी काइंड। और मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था और ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मामला हुआ पाकिस्तान के अंदर, इससे पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है और लोग ये बात कर रहे हैं कि ये किस किस्म का निजाम है जहां पर जज से ये नहीं पूछा जा सकता। यानी अब ये प्रेसिडेंट के तौर पर लिया जाएगा कि जज से आप नहीं पूछ सकते कि पैसे कहाँ से आए। सवाल तो सर यही था ना कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो वहां पर जो बयानिया, मैं तो इसे बयानिया ही कहूंगा, दलाइल कम कहता हूं क्योंकि वहां पे बयानिया ज्यादा चला, दलाइल कम चले, कानून की कम बात हुई कि इन्होंने मेलाफाइडी इंटेंशन से मेरी जायदादों के बारे में यहाँ पर खोज लगाया। सर यही कहा गया था ना कि बिल्कुल बरतानिया में बिल्कुल, क्या बुनियाद हुआ क्या नहीं यही हुआ। यही तो सर मैं जासूसी ना की गई और इस तरह की बातें की गई। जासूसी की गई, फिर उन्होंने कई लोगों के नाम लिए कि जनाब वो फलां के भी यहाँ पर जदादे हैं, फलां की भी यहाँ पर जदादे हैं। फिर उस वेबसाइट का भी जिक्र किया गया और फिर मैंने उसके बाद वो इनकी जदादे भी पाकिस्तान की कौम को दिखाई कि कहाँ कहाँ पर जदादे मौजूद हैं। सर अब एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कहेंगे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अ, वो पॉइंट सर ये है कि जो आपका सीरियस फ्रॉड ऑफिस है नेशनल क्राइम एजेंसी के अंडर, बिल्कुल नीचे काम कहीं करता है। नेशनल क्राइम एजेंसी का काम यह है कि बरतानिया के अंदर अगर कहीं पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहीं पे कुछ ऐसा इकदाम हो रहा है जो इस मुल्क के कवानीन से ऑब्वियसली खिलाफ है, या कहीं पे कोई ऐसी चीज मौजूद है, तो उस पर कार्रवाई होती है। बहुत सारी जदादें ऐसी हैं जो कब्जा जिनको जब्त किया गया, फिर यहाँ पर सेटलमेंट्स भी हुई। ये खबरें रिपोर्ट होती रही हैं। अब सर एक एक चीज सामने आ रही है कि लोग यहाँ पर जाएंगे नेशनल क्राइम एजेंसी सीरियस फ्रॉड ऑफिस में और वो ये कहेंगे, दरखास्तें देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कि अगर कानून ये है कि अगर 1 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी हो या पैसे हो पाउंड्स के, तो उसके ऊपर पूछा जा सकता है कि जनाब ये पैसे कहां से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सर मुश्किलात हो सकती हैं, लोग नेशनल क्राइम एजेंसी का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे ये जदादें यहां पर हैं। पूछा जाए एक जज ने ये जदादें यहां पर बनाई, उनकी उसकी बीवी ने यहां पर बनाई, तो पैसे कहां से आए। खबरें लगाई हैं लोगों ने कि लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मसला लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस का नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम का है। तो सर फिर तो मनी ट्रेल देना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा, याद रखिएगा आप कि उनका बुढ़ापा बर्तानिया में है। सर 3 जदादे हैं, बच्चे यहां पर हैं, तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान में तो अपना बुढ़ापा नहीं गुजारेंगे ना, तो लंदन में ही आना है ना। तो फिर सर ये सवाल उठेगा, उससे पहले भी लोग तैयार हैं नेशनल क्राइम एजेंसी के का दरवाजा खटखटाने के लिए अपनी जदादों के हवाले से। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बैठे डिटेल जजमेंट आज देख रहा था, उसका पैरा नंबर 14 के अंदर ना हम्म। ये बड़ी मजेदार बात, अभी तक हमने बात ही की, मैंने पहले अपने प्रोग्रामों में बात की है। 3 प्रॉपर्टीज जिनका जिक्र है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, डेटें भी लिखी हुई हैं। 28 जून 2013 को ट्रांसफर हुई। नाम सुनिएगा, मिसेस सहर ईसा खोसो एंड मिसेस जरीना मॉन्स्ट्रियाट खोसो करेरा। तो अल्लाह सुबह ये देख रहे हैं आप कि नहीं? यानी बिल्कुल सर, मैं सरीना पढ़ रहा हूँ। ईसा नहीं नाम, सरीना ईसा नहीं है नाम। दूसरी प्रॉपर्टीज जो 27 मार्च 2013 को है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी ग्रेट ब्रिटेन में 270,000 है, दूसरी जो है 245,000 पाउंड की है। यहां भी देखिए नाम उनका मॉन्स्ट्रियाट खोसा करेरा और एंड अरसलान खोसो तीसरे में भी, यानी सरीना ईसा के नाम पे नहीं है। और यही वजह थी कि शायद प्रॉपर्टीज जो है ना यहाँ डिक्लेयर नहीं की उन्होंने, क्योंकि सरीना ईसा में नाम पर होती तो ये डिक्लेयर करते। और अभी भी साबित हो गया कि इन्होंने पहली दफा 2018 के अंदर रिटर्न। और नेशनल क्राइम एजेंसी आपको पता है पाकिस्तान के कई लोगों के बारे में उन्होंने तहकीक की है और पैसे देने पड़े हैं, आपको पता, ये सबूत है। यानी 1 बिल्कुल देने मिलियन से पड़े ज्यादा। सर, सेटलमेंट्स हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं सर। ये आपने जो बात अब कही है ना, और ये दूसरी बात देखिएगा ना, यहाँ पैसे सोर्स से भेजना तो कोई नहीं, उन्होंने भी सोर्स से पैसे भेजे थे। वो जिनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, नाम नहीं ले रहा उसको, यानी हमारा टॉपिक से हट जाएगी बात। उनके पैसे भी सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट से गए हुए थे, लेकिन जब पूछा गया कि सोर्स कहाँ है, सोर्स पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं था। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, पाकिस्तान में वो सोर्स हाँ, डिक्लेयर नहीं था। सर और इसलिए वहां
या तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है, मैं हम और बार देखिए, हम बोनाफिड में बात कर रहे हैं, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये सोर्स वहां एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अब पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में अगर टैक्स के हवाले से, टैक्स का इशू तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो इशू ये है कि ये प्रोसीड कैसी है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो एस्टेब्लिश करने के लिए सोर्स नहीं है नीदर मिस रीना ईसा के पास, जो जुल्फकार अहमद कमिश्नर इनकम टैक्स ने जो रिपोर्ट सेट असाइड कर दी है। जरा हम चले रिपोर्ट को भी एक तरफ रख दें, उनकी 2018 और 19 की इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल की है, पहली दफा फाइल की है जनवरी 2020 में, उसमें से सोर्स तो नहीं है। तो ये तो इन माय ओपिनियन इंग्लैंड के अंदर कोई भी कंप्लेनेंट बन के, इवन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर से भी कोई कंप्लेंट अगर फाइल करता है नेशनल क्राइम एजेंसी के पास, तो दे आर बाउंड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द इशू। सर बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं, अगर नेशनल क्राइम एजेंसी सीरियस फ्रॉड ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया और उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि सोर्स क्या था। आपको याद है सर, आबिद शेर अली फैसल वारदा की प्रॉपर्टीज के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी गए और उन्होंने वहां पर दरखास्त दी का, और हर प्रॉपर्टी के बाहर जाकर तस्वीर उतरवाई कि जनाब ये देखें ये पैसे कहां से आए और ये ऐसे था वैसे था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने दरखास्तें, वो आपको बताते नहीं है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो वसूल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा की सर रकम है, और तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बाकायदा हो सकती है, तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा ना कि जब प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पर है, तो आपने बुढ़ापा भी तो सर बरतानिया में गुजारना है ना, इसलिए तो इंसान प्रॉपर्टीज बनाता है। क्यों बनाता है सर? दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, यार रुक, यहाँ जी एक और जिक्र कर दूं, छोटा सा मैं जिक्र कर दूं। वो जो प्लीज। जजमेंट है ना, वो जो 19 जून 2020 का शॉर्ट ऑर्डर बाद में डिटेल आया, मुझे शॉर्ट ऑर्डर के अंदर पैरा 14 है, जो 3 जजेस है ना, जस्टिस बिल्कुल मकबूल बिल्कुल। बकर साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, 3 जजेस 7 आगे और 3 जजेस और आगे 6 जजेस ने वो जो 19 जून का ऑर्डर जो जो मेजोरिटी जजमेंट थी उसको सेट साइड किया। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात है पैरा 14 के अंदर, और जो हम जो कह रहे थे ना कुछ नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इस ऑर्डर के अंदर से कैसे निकलेंगे। और उन्होंने लिखा हुआ है, therefore it is reiterated that our constitutional democracy, neither the petitioner judge nor any other judge or any individual and institution is above the law. The doors of the constitutional forum, Supreme Judicial Council, are always open, either on its own motion or for anyone who has a genuine and a bona fide grievance amenable to the jurisdiction of the council against a judge of the constitutional court. जो बड़े हमारे यहाँ सम यूट्यूबर और सम जर्नलिस्ट हैं जो उस क्लास के जो उसके उनके साथ उठना बैठना है, वो तो कहते खत्म हो गया खत्म हो गया। और भाई ये 3 जजेस ने भी लिखा हुआ है इस बात को सामने, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आज भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करके बिल्कुल देख सकती है, काम नहीं खत्म हुआ। एक सवाल मेरा, मंजूर मलिक साहब तो रिटायर हो गए, उनकी जगह उनका हिस्सा जो लिखना है जजमेंट, वो कौन लिख रहा है सर? कानून क्या कहता है? वो तो चले गए। बड़ा एक रेलेवेंट आपने सवाल उठाया। वो जो जजमेंट तहरीर कर रहे थे जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आज वो रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट से पहले दस्तखत चाहिए उनके, यानी दस्तखत करके जाने। उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर कर दिया ना, कर गए होंगे, जजमेंट भी लिख दी होगी। वो मेरा जहां तक ख्याल है जजमेंट लिखी जा चुकी होगी डिटेल में। डिटेल जजमेंट क्या हो सकती है वो एक अलग इशू है, लेकिन उन्हें चाहिए था कि जाने से पहले, मैं आज आखिरी दिन था उनका, वो दस्तखत कर जाते उस वाली जजमेंट को, डिटेल रीजनिंग को भी तो दस्तखत करना है, वो करके जानी चाहिए थी उन्हें। और कुछ लोगों का ख्याल है कि यानी जो डिटेल रीजनिंग लिखी जा रही है ना, उसमें मजीद सख्त प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा जाएगा, शहजाद अकबर के बारे में लिखा जाएगा, फारूक नसीम साहब के बारे में। ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो रेजोल्यूशन ऐसी नहीं आ रही है ना, ये रेजोल्यूशन जो आ रही है ना, ये रेजोल्यूशन वक्त से पहले ऐसी आ रही है कि जजमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज अगर आई तो कल फिर शोर ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है कि जो ऑर्डर आ चुका है, उस ऑर्डर को सामने रखते हुए क्या उससे आगे जा सकते हैं? जो बहस ही नहीं हुई रिव्यू के अंदर, रिव्यू में उतना रहना जो बहस हुई आपके सामने, जो चीजें सारी सामने आई, उस रिव्यू के अंदर ना तो
फर्ज करें फारूक नसीम साहब को मौका मिला या फेडरल गवर्नमेंट ने आकर अपने उस कॉन्टेक्स्ट में आकर उसको बहस किया, तो ये जो कहा जा रहा है ना कि मैलाफिडी में, इन लॉ में और उस सारों में चले जाएंगे, वो सिर्फ 4 से 11 पैरा तक सेटिस्फाइड होने की बात है। उससे आगे जाएंगे तो अभी एक नई आएगी बात कि यानी ये रिव्यू में अगर आप आगे चले जाएंगे तो क्या रिव्यू के ऊपर एक रिव्यू आएगा, वैसे रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। ये देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि डिटेल जजमेंट क्या आती है। अच्छा सर, मैं यहाँ पर दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, सुनने वालों के सामने भी। कानून की हुक्मरानी क्या होती है, और ये फौज जिसके खिलाफ इस वक्त पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रिगेड मौजूद है और ये कहता है कि आप आर्मी के हक में ज्यादा बात करते हैं, आर्मी के हक में क्यों बात ना की जाए। सर, मैंने बरतानिया के अंदर एक चीज देखी, जो यहाँ पर शाही खानदान है सर, इनके बच्चे सारे आर्मी में फोर्सेस के अंदर सर्व करते हैं, क्योंकि इन्हें ये अंदाजा है। देखें, इराक वॉर जोन्स के अंदर गए हैं शाही बच्चे। सर, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर शाही खानदान है, इनके बच्चे वॉर जोन्स में जाकर उन्होंने जंगें लड़ी हैं। फौज की अहमियत ये है। हाँ, हो सकता था ना किसी बैंक का मैनेज डायरेक्टर बन जाता, सीईओ बन जाता, या कोई माइक्रोसॉफ्ट में लग जाता। सर, शाही खानदान के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें इसके बावजूद ये लोग अपने बच्चों को फोर्सेस में सर्व करवाते हैं एज अ ड्यूटी। और ये हमें ही जैसे वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए सीखने की एक बात है कि क्यों, क्योंकि सर मसला ये है कि ये लोग समझते हैं कि फोर्सेस का स्ट्रांग होना ये क्यों जरूरी है। अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो मुल्क स्ट्रांग होगा। और मैं आपके सामने एक और एग्जांपल आज रखना चाहूंगा। प्रिंसेस एन का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सर कैंसिल हुआ था। शाही खानदान के एक फर्द का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुआ, कानून की हुक्मरानी। प्रिंस एंड्रयू को पुलिस वाले ने रोक के पूछा, अपनी शिनाख्त करवाओ। ये शिनाख्त है पाकिस्तान में, वहां तो कई लोग उठ के कहते तू मैंने जानता नहीं है, मैं कौन है, मैं किदी बेटियां, मैं किदा रिश्तेदार, हमारा तो सर कल्चर यही है ना। तो पुलिस वाले ने प्रिंस एंड्रयू को रोककर पूछा कि अपनी शिनाख्त करवाओ। फिर एक जो पुलिस वाला है, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के दरवाजे पर दस्तखत जो है वो दस्तक देता है कि दरवाजा खोले, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर का दरवाजा खड़का रहा हूं तो वहां पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सर कानून की हुक्मरानी है। तो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा किस हुक्मरानी और किस कानून की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं अजहर सिद्दीक साहब, इसके असरात FATF में पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि अगर जज अपनी मनी ट्रेल नहीं देगा और उस पर इल्जामात हों और वो कहे जी कि नाम इसे सेक्रेड काउ, मुकद्दस गाय है, इसे नहीं छेड़ सकते, तो पाकिस्तान पे इसके बहुत ही डाइवर्स इम्पैक्ट जो है वो होगा। अच्छा देखिए, जहां तक जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, जजमेंट बाहर की दुनिया में यकीनन इसकी ऑब्जर्वेशन लोगों नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हर तरह से आ रहे हैं, लेकिन एक जो बात बड़ी जबरदस्त है ना इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दूं, आपने वो बात वो छेड़ ली है। देखिए यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं बड़े जो अरसे से शोर डाल रहा हूँ कि ये जो पैसा बाहर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के साथ हुंडी लगती है, और ये पैसा इस तरह से आना जाना या आ रहा है, तो ये फटफ के हम पाबंदी भुगत इसलिए रहे हैं कि ये पैसों का सोर्स नहीं है। आप देखें ना, यहाँ पैसे का सोर्स नहीं है ना, तो पैसे का सोर्स वन वे और तो क्लियर करना है ना कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में आती है बात, और आंसरेबल होना चाहिए। हम बोनाफिडी में कहते हैं, आज भी हम बड़े आराम से बड़े अदब से अर्ज करते हैं कि वो मनी ट्रेल तो दे देना, अगर ना सही तो आकर मनी ट्रेल देने में हर क्या था। वो रिपोर्ट जब आई आ सकती है, आप इल्जामात वो खत्म हो जाएं ताकि लोगों में इत्मीद आए, जुडिशरी पे इत्मीद आए। देखिए आप याद रखिए, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 सवालों के जवाब दे दें, पहले रिपोर्ट खुद मंगवाई सुप्रीम काउंसिल से, फिर कहा ये रिपोर्ट को पढ़ना नहीं है, और अगर एडिशनल अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट पढ़ना शुरू हुए तो एतराज उठा दिए। किस वजह? इसका मतलब क्या, उस रिपोर्ट में तो सारा कुछ है ना। और फिर रिपोर्ट वो क्वैश कराई, मिसेस सरीना ईसा ने वो रिपोर्ट लगा दी, और वो रिपोर्ट का जब एक हमारे यूट्यूबर दोस्त ने, सदीक जान ने जब जिक्र किया, उस पर क्लास होगी उसकी, आपके सामने है, आपके सामने हमने सारा देने। वो रिपोर्ट इतनी डैमेजिंग है, आप छोड़ें इस बात को रिपोर्ट के। अब ये बोनाफिडी के अंदर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो सारी हर्ज क्या है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आप वो डिक्लेयर कर दें, दिखा दें, ये बता दें सोर्स क्या है, क्या मुश्किल काम है, कौन सबको सुकून हो जाएगा, पूरी दुनिया में आसानी है। एक और जबरदस्त बात बता दूं, आपने अच्छा किया ये फोर्सेस के हवाले से मामला छेड़ा।
आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे जिक्र करने लगे कि फैजाबाद धरना अगर देखा जाए तो वो फौज के खिलाफ है, वो फैसला है, वो तो बेसिकली एक मजहबी जमात के खिलाफ है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान आए थे, तो कहाँ गया कुछ असुमोटो हुआ कोई उसके बाद? आपने देखा? अच्छा, उसके बाद बलोच मूवमेंट आ जाए और ये आ जाए किसी औरत मार्च के हवाले से, अगर ये चीजें आई होती आपके सामने आई होती ना, ये चीजें सारी कोई ऐसे फैसले में आया, वो तो बुनियादी तौर पर, और उसका नुकसान क्या है आप अंदाजा लगाएं। आज हम यूरोपियन यूरोपियन पार्लियामेंट में वो मामला उठ गया, वो जो जजमेंट बाहिर कितना डैमेज कर रही है, आप ये सोचिए, ये फौज का नहीं, वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात थी, और वो किस हद तक बात गई और किधर जो चीजें लेकर गए, उसके उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, और वो जजमेंट इन फील्ड है, उस जजमेंट को रिव्यू होना चाहिए आज भी। यानी उसको जोड़ा जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है इनके हवाले से कि इनके खिलाफ तहकीक की, अभी वो जजमेंट बनी है तो दो जजों ने लिखी थी, वो एक जज नहीं था उसके अंदर, वो जजमेंट दो जजों की थी। और और दूसरे जज के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इन जज के बारे में वो बेवजह है कि बिल्कुल एसिड सही। रिकवरी यूनिट ने ये डिटेलें सारी निकाल दी थी, और आज हम 2019 से आज हम 2021 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सोर्सेज नहीं है, डिटेल नहीं है, बोनाफिडी में वो चीजें नहीं दिखाई गई सारी। बहुत शुक्रिया अजीज सदीक साहब, आपके वक्त का। व्यूज, ये आज का हमारा शो था और दो नुक्ते हमने जो आज उठाए हैं। अगर बरतानिया के अंदर कोई शख्स नेशनल क्राइम एजेंसी पे चला गया और उन्हें कहा कि जनाब यहाँ पर ये पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ से आए, तो मनी ट्रेल देना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी जदादें हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। बहुत सारे केसेस यहाँ पर मौजूद हैं। मसला ट्रांजैक्शंस की ये कानूनी तरीके से हुई, गैर कानूनी तरीके से हुई, किस तरह हुई, लेजिटिमेट तरीका था, ये सवाल नहीं है। मसला ये है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था, इसको जस्टिफाई करना बहुत ही जरूरी होगा। और दूसरी अहम बात जो आज हमने अपने प्रोग्राम में की, और इस पर भी मैं चाहूंगा लोग आप इसको आम करें, इसकी तशहीर करें। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से फैसला आ गया, वो केस जीत गए, सब कुछ हो गया, क्योंकि ये तासुर मिल रहा है कि अदलिया की हार हुई है कि एक जज से सवाल नहीं किया जा सकता। बड़ा जिगरा करें, बड़ा दिल करें और कौम के सामने वॉलंटरीली कहें और बताएं, हकायक रखें। अपने जो यूट्यूब ब्रिगेड है आपकी, उसके जरिए आप लोगों को बता दें कि ये पैसा कहां से आया, इसकी मनी ट्रेल क्या है। सब लोग खामोश हो जाएंगे और ये हमारी इस तरह जगह हंसाई जो है वो नहीं होगी। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।